हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमर्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो व्हाट इज द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका यूज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो उसका मेन यूज क्या है, फंक्शनल ग्रुप पता करना। ठीक है। हमारा सैंपल क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा जो सैंपल कोई भी मान लो फार्मा कंपनी के अंदर कोई भी सैंपल आने वाला है। ठीक है। सो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अननोन सैंपल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये जानने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करने वाले हैं। ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। सो हर एक फंक्शनल ग्रुप की आईआर रेंज अलग अलग होती है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम उसका फंक्शनल ग्रुप पता कर सकते हैं। ओके। सो इट कंटेन सो इंफ्रारेड रेडिएशन का यहाँ पे यूज होता है। ओके। यहाँ से देख के पता चलता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होने वाला है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन है क्या? सो इट कंटेन अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट का वो कॉम्बिनेशन है। लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मतलब एनर्जी जो प्रोटॉन के रूप में होता है। ओके। सो इट कंटेन अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है। सैंपल, तो एज ए सैंपल क्या क्या हो सकता है? तो गैस, सॉलिड और लिक्विड, तीनों हम यहाँ पे एज ए सैंपल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इट शुड हैव अ डाइपोल मोमेंट। सैंपल का डाइपोल मोमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सैंपल के अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो वो एज ए सैंपल यूज नहीं हो सकता। हाँ, तो देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली होता क्या है। तो सैंपल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखा जाता है। सो यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सोर्स, सैंपल एंड डिटेक्टर। सो द सोर्स इज व्हाट आईआर रेडिएशन व्हिच कंटेन अ डिफरेंट वेवलेंथ लाइट एज अ फोटोन। ठीक है। सो सैंपल के ऊपर आईआर रेडिएशन फॉल होने वाला है। सो यहाँ पे एज अ सैंपल हम फॉर्मालिन देते हैं। सो हम देख सकते हैं कि फॉर्मालिन के जो बॉन्ड है जिससे हम कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। सो ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो आईआर रेडिएशन की डिफरेंट वेवलेंथ की जो फोटोन है यानी कि एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है। रिपीट करता हूं कि यहाँ पे जो हम एज ए सैंपल हम फॉर्मालिन देने वाले हैं। सो ये फॉर्माल्डिहाइड के इंटर एटॉमिक बॉन्ड हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। सो उस एब्जॉर्प्शन के कारण हमें हमारे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। सो ये वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज अ स्ट्रेचिंग, सेकंड वन इज अ बेंडिंग। ओके। जैसा कि मैंने कहा कि वाइब्रेशनल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेचिंग एंड सेकंड वन इज अ बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर आएंगे हमारे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। उनके नाम के हिसाब से हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर जो सेंटर एटम है उसके अलावा जो दो एटम है वो सिमेट्रिक डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों के दोनों एटम स्ट्रेच हो रहे हैं। लेकिन एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर जो सेंटर एटम है उसके अलावा जो दो आजू बाजू के एटम है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेच हो रहे हैं। वैसे ही हम बेंडिंग के अंदर देखेंगे कि रॉकिंग, वेगिंग, ट्विस्टिंग एंड सीजरिंग है। रॉकिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि दो जो सेंटर एटम है उसके आजू बाजू के दो एटम है दोनों एक साथ एक ही मूवमेंट में वो बैंड हो रहे हैं। वैसे ही वेगिंग, ट्विस्टिंग और सीजरिंग को भी हम समझ सकते हैं, उनके नाम के हिसाब से ही वो बैंड हो रहे हैं। ठीक है। सीजरिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि वो कैंची की तरह अंदर की दिशा के अंदर मतलब वो बैंड हो रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ कि एज ए सैंपल हमने यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड लिया है। सो फॉर्माल्डिहाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसे कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। सो ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। सो वो एब्जॉर्प्शन के कारण हमारे बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशनल देखने को मिलेगा और वो वाइब्रेशनल होते हैं स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि स्ट्रेचिंग क्या है और बेंडिंग क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करे। मान लो कि हमारे यहाँ पे 100, 200, 300 एंड 400 वेवलेंथ की एनर्जी यहाँ पे है। उसमें से हमारा जो बॉन्ड है वो 400 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला है। सो 100, 200 एंड 300 वो ट्रांसमिट हो जाएगा,
ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, हमारा जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो 400 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो वो एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, बट जो 100, 200, 300 की जो एनर्जी की वेवलेंथ है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो वो सीधे निकल जाएगी, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगी। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ट्रांसमिटेंस शो कर रहा है। ठीक है, ये डिटेक्टर का काम यही है कि वो इसे शो करना क्योंकि कौन ट्रांसमिट हुआ है और कौन एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, सो ये जो पिक्स है ये पिक्स क्या शो करते हैं कि किसका किसका एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 400 वेवलेंथ का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ये पिक शो कर रहा है कि यहाँ पे 400 वेवलेंथ की एनर्जी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, सो और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक वेवलेंथ का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 300 वेवलेंथ का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो साइड स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, और अगर कहीं पे 500 वेवलेंथ का एनर्जी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो शायद वो बेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और ये भी जान सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल का कितने टाइप का वाइब्रेशन होने वाला है, उसके लिए भी कैलकुलेशन एक्चुअली होता है। सो वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है जैसे कि CO2, सो उसके लिए कैलकुलेशन है 3n - 5, n मतलब नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। ओके, तो 3 × 3 - 5 = 4। तो यहाँ पे 4 टाइप के वाइब्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कैलकुलेशन सिर्फ लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए कैलकुलेशन है 3n - 6। ओके, सो यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड कितने टाइप के वाइब्रेशन देगा, कितने टाइप के वाइब्रेशन शो करेगा। ठीक है, सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे मेन जो 2 रीजन है वो है एब्जॉर्प्शन रीजन एंड सेकंड इज फिंगरप्रिंट रीजन। सो एब्जॉर्प्शन रीजन क्या है, ये जो रीजन हम देख सकते हैं यहां से यहां तक का ये जो रीजन है उसे एब्जॉर्प्शन रीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, और ये जो रीजन है उसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन रीजन के अंदर उसका जो पीक है उसे इंटरप्रेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि हमको पर्टिकुलर पीक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो हर पीक की हमको रेंज पता है और उस रेंज की मदद से हम जान सकते हैं कि इसका फंक्शन ग्रुप क्या है। जो एब्जॉर्प्शन रेंज के अंदर जो हमको पिक्स मिले हैं उस पिक को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लाइब्रेरी से आईआर की जो रेफरेंस लिस्ट होती है उस रेफरेंस लिस्ट से मैच करके हम पता कर सकते हैं कि उसका जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या है। बट फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है, फिंगरप्रिंट रीजन में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्स होते हैं और उसे इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट रीजन होता ही है। ओके, तो इसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइब्रेरी से मैच करके उसे हम ये पता कर सकते हैं कि इसका फंक्शन ग्रुप क्या होगा, उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फिर से मैं फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे सोर्स, सैंपल एंड डिटेक्टर है। यहाँ पे हम एज अ सैंपल हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और वो एब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होते हैं 2 टाइप के, वन इज स्ट्रेचिंग एंड सेकंड इज बेंडिंग। ओके, सो जो हमारा इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो जरूरी नहीं कि हर वेवलेंथ की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही वो एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्प्शन के
जो जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा वो डिटेक्ट करेगा। अगर जिसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है तो उसका हमको पीक मिलेगा, अगर कोई वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके सर, उसके बिहाफ पे हमको यहाँ पे ये आया स्पेक्ट्रम हमको जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ट्रांसमिटेंस शो कर रही है, ये जो पीक है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, आया स्पेक्ट्रोस्कोपी में टू मेन रीजन कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज फिंगरप्रिंट रीजन। एब्जॉर्प्शन का इंटरप्रेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि हमको यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यूज हमको मिल रही है। ठीक है, बट फिंगरप्रिंट रीजन में क्या है, उसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन इसलिए उसको थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। लेकिन उसको भी हम आया स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइब्रेरी से हम उसका डेटा लेके उसको मैच करके उसको हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से फंक्शन ग्रुप आने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आया स्पेक्ट्रोस्कोपी पता चल गया होगा एग्जैक्टली वो क्या होता है। एक्चुअली आया स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज बहुत सारी इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्री में उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। ऐसा ही एमर्स केमिस्ट्री क्लास को फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।